प्यारे बच्चों, व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे कंपनी कंपनी अधिनियम बना है 2013। उसके अंतर्गत उसके निर्माण के संबंध में बहुत सारे औपचारिकताओं को पूर्ण करना पड़ता है और उस औपचारिकता को पूर्ण करके ही एक कंपनी का संचालन या कोई भी उत्पादन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है, आरंभ किया जा सकता है। तो वही महत्वपूर्ण जो औपचारिकताएं हैं उसी के संबंध में आज के प्रमुख बिंदु है, जिस पर आपके सामने एक एक बिंदु पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं बच्चों, हम कंपनी की कौन सी ऐसे औपचारिकताएं हैं जिसको निर्माण के समय हमको समझना चाहिए या जो भी कंपनी में जुड़ते हैं उनको समझना जरूरी होता है। तो उसके अंतर्गत इसको कंपनी की जो औपचारिकताएं हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है और वो 4 भाग है औपचारिकता के आधार पर। पहला जो है प्रवर्तन, दूसरा जो है समामेलन, तीसरा जो है पूंजी का अभिदान और चौथी जो औपचारिकता है वो है कंपनी के कोई भी उत्पादन कार्य को प्रारंभ करना। तो ये 4 औपचारिकताएं होती है कंपनी के उसके जीवन पर्यंत के या कंपनी को प्रारंभ करने का या जीवन देने का जो होता है वो कार्य। तो हम इसमें से पहला जो है वो है प्रवर्तन। प्रवर्तन का आशय या प्रवर्तन का तात्पर्य क्या होता है इसको समझ लेते हैं। एक सामान्य जानकारी में इसका जो आशय होता है किसी भी कंपनी को शुरू करना, प्रारंभ करना या आरंभ करना से होता है, या हम कह सकते हैं कि किसी भी कंपनी को जीवन देना होता है और उस कंपनी की जीवन प्राप्त होने के बाद में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करके या उत्पादन की शुरुआत करके या उसकी नींव रख के आगे की जो कार्य प्रणाली है उसको शुरुआत करना, ये प्रवर्तन कहलाता है। प्रवर्तन के अंतर्गत या प्रवर्तन में कौन कौन से कार्य सम्मिलित किया जाता है उसको आइए देखते हैं। प्रवर्तन की कार्य, पहला जो है विचार की खोज या व्यावसायिक अवसरों की पता लगाना होता है। प्रवर्तन के अंतर्गत या कंपनी का जब प्रारंभ किया जाता है या शुरुआत किया जाता है या कंपनी को जो नया जीवन देना है, जीवन की शुरुआत करना है, तो उस समय विचार की खोज या व्यावसायिक शुभ अवसर की खोज पहली जो इनकी प्राथमिकता होती है। एक अच्छे अंशधारी या एक अच्छे निर्देशक या एक अच्छे संचालकों की खोज, उनकी विचार को परखना, उनकी विचार को जांचना और ऐसे कौन से व्यवसाय का चयन किया जाए, उन व्यावसायिक अवसरों का खोज करना, ये सारी बातों को सबसे पहले इसको पता लगाया जाता है। उसके बाद में कंपनी की आगे की जो कार्य विधि है वो प्रारंभ होती है। तो इस प्रकार से पहला जो कार्य होता है यही विचारों की खोज करना, अच्छे विचार की खोज करना और व्यावसायिक अवसर प्राप्त करना होता है। दूसरा जो होता है विस्तृत जांच पड़ताल करना। विचार की खोज, व्यावसायिक अवसर प्राप्त हो जाने के बाद में उसका विस्तृत ढंग से जांच पड़ताल करना चाहिए या विस्तृत जांच पड़ताल प्रवर्तन के माध्यम से किया जाता है ताकि भविष्य में कंपनी का समापन ना हो या कंपनी बंद ना हो जाए। इस प्रकार से एक जांच पड़ताल किया जाता है
जांच पड़ताल करने के बाद ही उसको अंतिम रूप दिया जाता है। इसके बाद तीसरा जो आ जाता है संसाधनों का संगठन। कोई भी कंपनी का संचालन करने के लिए संसाधन, जितने भी संसाधन है, मानव संसाधन से लेकर खनिज कच्चे माल से संबंधित या मशीन से संबंधित, ये जितने भी जो संसाधन होते हैं उनको संगठन बनाकर, और वो एक संगठन तैयार होता है, उसके बाद में ही कंपनी की अगली जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसलिए प्रवर्तन के समय में इन्हीं बातों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि कंपनी पर किसी भी प्रकार से विपरीत प्रभाव न पड़े। इसके बाद में चौथा जो आता है व्यक्तियों का सहयोग। प्रवर्तन के अंतर्गत ये तो एक प्रारंभिक चरण है या शुरुआती दौर है किसी भी कंपनी के उत्पादन करने के लिए या कंपनी की स्थापना जब होती है, तो व्यक्तियों का सहयोग सबसे बड़ा। कंपनी तो मात्र एक कृत्रिम होता है, लेकिन कार्य करने के लिए वहां पर एक आदेश निर्देश जारी करने के लिए, मशीन चलाने के लिए या कई प्रकार के जो कार्यालयीन कार्य जो होता है उसके लिए मानव जो सहयोग या व्यक्तियों का एक सहयोग, एक संचालक मंडल से लेकर एक कर्मचारी तक के, एक प्रबंधक से लेकर एक श्रमिक तक, ये सारी बातों को प्रवर्तन के समय में ध्यान देना पड़ता है। इसके बाद में संचालकों के रूप में खोज। जब कंपनी का प्रवर्तन काल होता है तो प्रवर्तन काल के समय में प्रथम संचालक कौन होंगे और उस संचालक के द्वारा कौन से कार्य किया जाएगा, कौन से कार्य उसको सौंप दिया जाएगा, और उस कार्य को सौंपने के बाद में उस संचालक किस प्रकार से कार्य करेंगे। इसलिए कंपनी के प्रवर्तन काल में या प्रवर्तन के समय में एक अच्छे संचालकों की खोज किया जाता है। एक अच्छे संचालक जो होते हैं उनके मार्गदर्शन, उनके निर्देशों के आधार पर ही एक कंपनी आगे बढ़ती है। इसलिए ये प्रवर्तन या शुरुआती समय जो होता है उस समय इस बात को ध्यान देना चाहिए कि एक अच्छे संचालक की नियुक्ति या उसकी खोज कर लेना चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के परेशानियों का सामना न करना पड़े। छठवां जो है कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति। कानूनी सलाहकार जैसे कि बैंकिंग के संबंधित है, अंकेक्षक के संबंधित है, या कच्चे माल को लाने ले जाने के संबंधित है, या कई प्रकार के दिशा निर्देश से संबंधित है। तो ऐसे एक कानूनी सलाहकार शुरू में ही नियुक्त किया जाना चाहिए और उसी कानूनी सलाहकार के आधार पर कंपनी का शुरुआत या प्रारंभ किया जाता है जो लंबे समय तक के उसको चलाया जा सकता है। ये सारी बातें हैं प्रवर्तन काल या कंपनी की जो प्रारंभिक चरण जो होता है उस समय ध्यान देना चाहिए। इन बातों को जब ध्यान दिया जाता है तो कंपनी में किसी भी प्रकार के गतिरोध या आगे बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती। तो प्रवर्तन के संबंध में प्रवर्तन क्या है, उसका अर्थ और उसके कार्य कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में आपको समझाया गया। अब प्रवर्तक, प्रवर्तन से प्रवर्तक आ जाता है। प्रवर्तक भी जो होता है वो एक व्यक्ति या कहा जाता है जिसको एक विवरण पुस्तिका होता है, उसमें उसका नाम दर्ज कर दिया जाता है कि वो इस कार्य को करने के लिए उत्तरदायी रहेंगे या ये कार्य करने का उसको अधिकार है। वो एक अंशधारी के रूप में हो सकता है, एक निर्देशक के रूप में हो सकता है। तो प्रवर्तक ये सारे कार्य को संपादित करने वाला होता है। कंपनी को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए या किसी भी निर्देशकों के समूह पर
शामिल होकर कार्य करता है, ये प्रवर्तक कहलाता है। जो प्रारंभिक चरण में उसको एक दिशा निर्देश देता है, उस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता है और उसका नाम जोड़ दिया जाता है विवरण पुस्तिका जो होता है उसमें, वो प्रवर्तक कहलाता है। प्रवर्तक के कौन कौन से कार्य होने चाहिए इसको देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कार्य यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उसमें सबसे पहले जो प्रवर्तक का जो कार्य होता है वो है निर्माण की कल्पना करना। प्रवर्तक जो होता है कंपनी के निर्माण, उसकी नींव किस प्रकार से, उसके आधारशिला, इसके बारे में कल्पना करता है कि ये कंपनी किस प्रकार से संचालित किया जाएगा या कैसे इसको आगे बढ़ाया जाएगा, इसका जो एक रूपरेखा तैयार किया जाता है और व्यावसायिक अवसरों को शामिल किया जाता है। तो ऐसे प्रवर्तक का जो कार्य होता है उस कंपनी का जो निर्माण करना। दूसरा जो आ जाता है वो है व्यवसाय की खोज। प्रवर्तक हमेशा उन्हीं बातों को ध्यान देता है जो कि व्यवसाय से संबंधित होता है। व्यवसाय की खोज, कौन सा व्यवसाय अच्छा रहेगा, कौन सा व्यवसाय अच्छा नहीं रहेगा, किस व्यवसाय को आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसा उत्पादन किया जा सकता है, ये सारी बातों को प्रवर्तक के द्वारा एक जांच पड़ताल या खोज करके उसको कंपनी के समक्ष रखा जाता है। तीसरा जो होता है समस्याओं पर विचार। प्रवर्तक का कार्य होता है कि कच्चा माल कहाँ से आएगा, ऊर्जा कहाँ से उपलब्ध होगी, मजदूर कहाँ से आएंगे, किस स्थान पर ये कंपनी को स्थापित किया जाएगा, कैसा माल उत्पादित किया जाएगा, कहाँ पर उस माल को भेजा जाएगा, परिवहन का साधन क्या होगा। ऐसे बहुत सारे जो बातें हैं उनको प्रवर्तक सोचता है, समझता है और उसके बाद में वो लागू करता है। तो इस प्रकार से समस्याओं पर विचार करता है कि इस प्रकार की समस्या आ सकती है तो इसको कैसे निदान किया जाए, इसको किस प्रकार से हल किया जाएगा, इसके बारे में प्रवर्तक विचार विमर्श करते रहता है। चौथा जो है वित्तीय योजना। प्रवर्तक का कार्य होता है कि वित्तीय योजना पूंजी से संबंधित होता है, मुद्रा से संबंधित होता है और उसको किस प्रकार से उपलब्ध कराया जाए कि कंपनी के लिए कार्यशील पूंजी और स्थायी पूंजी कहाँ से उपलब्ध होगा, किस प्रकार से उपलब्ध होगा, इसकी जानकारी एक प्रवर्तक समय समय पर लेते रहता है, इनकी व्यवस्था करते रहता है। पांचवा जो है संचालकों की खोज। अभी यहाँ पर बताया था संचालकों की खोज। प्रवर्तन का काल जब होता है उस समय संचालक प्रथम नियुक्ति उनका होता है और उन्हीं के दिशा निर्देश के आधार पर एक कंपनी का संचालन होता है। इसलिए एक अच्छे संचालक की नियुक्ति, क्योंकि प्रथम संचालक ही सारे कार्यों को देख रेख करता है, उनके निर्देशन में ही पूरा कंपनी के प्रवर्तन काल में कार्य की शुरुआत होता है। तो संचालकों की खोज प्रवर्तक के द्वारा किया जाता है। फिर विशेषज्ञों की राय, विशेषज्ञ की राय लिया जाता है। एक कंपनी है, बड़े पैमाने की कंपनी में एक विशेषज्ञ, एक सलाहकार का जरूरत पड़ता है, क्योंकि संचालक कितना भी विद्वान हो या कितना भी वो अनुभवी हो, लेकिन एक विशेषज्ञ की सलाह या विशेषज्ञ के परामर्श बहुत जरूरी होता है। सातवां जो है कंपनी का नाम निर्धारण करना। प्रवर्तक का कार्य होता है कि कोई भी 3 नाम जो होता है उनको चयन करके रजिस्ट्रार के समक्ष उसको प्रस्तुत करता है, उसका प्रस्ताव रखता है
और उनमें से किसी एक नाम पर रजिस्ट्रार मुहर लगाता है या अंकित करता है, और उसी के आधार पर भी कंपनी का नाम का निर्धारण होता है, और उसी के आधार पर कंपनी का नाम आगे चलता है। तो इस प्रकार से आज प्रवर्तक और दोनों की कार्य के संबंध में आपके सामने ये महत्वपूर्ण बिंदु। बच्चों आगे चलते हैं। इसी कंपनी के अंतर्गत दूसरा जो औपचारिकता के अंतर्गत आ जाता है वो है समामेलन। समामेलन या पंजीयन जिसको कहा जाता है, कंपनी की दूसरी कड़ी। पहली कड़ी आपको अभी बताया गया कि प्रवर्तन के संबंध में, इसके बाद दूसरी कड़ी जो है वो समामेलन या कंपनी का पंजीयन कराने की प्रक्रिया। कोई भी कंपनी पंजीयन होने के बाद में ही वो कार्य करने शुरू करती है। तो समामेलन यही बात स्पष्ट करती है कि कोई भी कंपनी की शुरुआत करने से पहले उसका पंजीयन एक रजिस्ट्रार के पास में हो जाना चाहिए। उस सारे दस्तावेज रजिस्ट्रार को प्रतिलिपि एक फाइल उसके समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो आइए चलते हैं समामेलन में ही पंजीयन के अंतर्गत कौन कौन सी फाइल होना चाहिए, कौन कौन सी जानकारी पंजीयन को दिया जाना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला जो है वो है पार्षद सीमा नियम। पंजीयन के लिए जो विधि अपनाई जाती है, रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, तो उसमें सबसे पहले पार्षद सीमा नियम की क्या उद्देश्य होंगे, क्या अधिकार होंगे, कहाँ पर कंपनी स्थापित होगी, कौन सा व्यवसाय शुरू किया जाएगा, ये सारे सीमा क्षेत्र निर्धारित कर दिया जाता है। उसके बाद में ही रजिस्ट्रार के समक्ष उसको प्रस्तुत किया जाता है पंजीयन के लिए। तो पंजीयन के लिए जो पहली विधि होती है कि पार्षद सीमा नियम एक बना दिया जाता है, उसका क्षेत्र निर्धारित कर दिया जाता है, उसके बाद में ही पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा जो है वो है पार्षद अंतर नियम। पार्षद अंतर नियम का मतलब ये होता है कि पंजीयन में कुछ ऐसे और महत्वपूर्ण या आंतरिक जो जानकारी होती है, कंपनी के भीतर जो नियम होता है, उनको भी इस पंजीयन के समय सम्मिलित कर देना चाहिए कि कौन कौन से जो नियम है वो कंपनी के अपने अधिकार क्षेत्र में या आंतरिक स्तर या आंतरिक सुरक्षा से संबंधित बातें होगी, इसको भी उसमें सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद में तीसरा जो है संचालकों की सूची। रजिस्ट्रार को जब फाइल किया जाएगा, आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा पंजीयन के लिए, एक कंपनी का पंजीयन, तो उसमें संचालकों की सूची में उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर, ये सारी जानकारी एक उनकी सहमति के आधार पर, संचालकों की पूर्ण सहमति के आधार पर उस सूची को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके बाद में संचालकों की एक लिखित सहमति, संचालक का नाम हो जाता है तो उनकी एक लिखित रूप से उनकी सहमति जरूरी है, और उस लिखित सहमति के आधार पर उसको संचालक मंडल में सम्मिलित किया जाएगा, और उसमें उनका नाम, पता और जो भी उनके जो अनुभव संबंधित है, ये सबसे पहले जानकारी प्रस्तुत किया जाना जरूरी होता है। इसलिए संचालकों की सहमति भी, जब रजिस्ट्रार में कोई भी फाइल पंजीयन के लिए प्रस्तुत करना है तो उसमें उसकी एक सहमति अनिवार्य होगी। पांचवा जो है रजिस्टर्ड कार्यालय की सूचना। रजिस्टर्ड कार्यालय की सूचना रजिस्ट्रार को एक निश्चित समय 28 दिन के अंतर्गत उसको भेज देनी चाहिए, ताकि पंजीयन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो एक रजिस्टर्ड कार्यालय जहां पर हो, उनका पता और एक महत्वपूर्ण स्थान का नाम उस पंजीयन के समय उसको दर्ज कराया जाना चाहिए, या उसकी सूचना दे देनी चाहिए रजिस्ट्रार के पास में।
तो इस प्रकार से पंजीयन में किसी भी प्रकार से उनको परेशानी नहीं होगी। इसके बाद में छठवा जो आ जाता है वैधानिक घोषणा। वैधानिक घोषणा जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट के एडवोकेट है या अंकेक्षक है या उस कंपनी के जितने भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव है, उनको एक घोषणा के माध्यम से ये बता देना चाहिए कि रजिस्ट्रार के माध्यम से ये कंपनी का पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इस प्रकार से एक घोषणा पत्र भी तैयार किया जाना चाहिए पंजीयन कराने के लिए। ये विधि अपनाई जा सकती है। इसके बाद में सातवां जो है शुल्क का भुगतान। पंजीयन शुल्क रजिस्ट्रार के समक्ष एक निश्चित शुल्क की पूर्ति किया जाना चाहिए। यदि शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में पंजीयन का कार्य नहीं किया जाएगा और पंजीयन रोक दिया जाएगा। इसलिए एक निर्धारित शुल्क जो होता है उस निर्धारित शुल्क को भी पूर्ण करना चाहिए। तो ये समामेलन या पंजीयन एक कंपनी का दूसरी कड़ी जो होता है और इसको कोई भी कंपनी को करा लेना चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के असावधानी का सामना न करना पड़े या कंपनी का अवसान या समापन न हो सके या उसको अवैधानिक घोषित न किया जा सके। इसलिए कंपनी का पंजीयन कराना जरूरी है, क्योंकि एक बड़े उत्पादन बड़े फर्म का संचालन कंपनी के माध्यम से होता है। इसलिए कंपनी का समामेलन या पंजीयन करा लेना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण बात आज आपके सामने कंपनी से संबंधित बताया गया और इसी कंपनी से संबंधित आगे और महत्वपूर्ण बात है, अगले पीरियड में उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।